यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव ने अपनी कलाई मोड़ी और उसकी पकड़ में एक गूढ़ रैंक की तलवार आ गई। उसके चेहरे पर एक हिंसक भाव था। वह मौत का इंतजार नहीं करेगा, और अगर वह मरता भी है तो वह लड़ते लड़ते मरेगा। वहीं सफेद कपड़ों वाली महिला का चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था मानो नीचे उतरते हुए सारे डार्क बिस्ट सिर्फ जुगनू हों। नाइटबर्ड्स का झुंड एक काले जाल की तरह आरव और महिला की ओर बढ़ा, और उनके हमले की गति बेहद चौंकाने वाली थी। क्या मैं सचमुच यहाँ मरने वाला हूँ? आरव ने आसमान और जमीन को ढकते हुए नाइटबर्ड्स को अपनी ओर आते हुए देखा और धीमी आवाज में बुदबुदाया। हालांकि वह मरना नहीं चाहता था और लड़ना चाहता था, लेकिन उसके दिल में यह बात बिल्कुल साफ थी कि भले ही उसकी गूढ़ ऊर्जा खत्म न हुई होती तो भी वह इतने सारे नाइटबर्ड्स के घेरे से बच नहीं पाता। म्याऊ। जब नाइटबर्ड्स से बना वह काला जाल आरव और महिला से 1.5 मीटर दूर था, तभी एक बैंगनी चमक दिखाई दी और बैंगनी रंग का छोटा मिंक उनके सामने आ गया। इसके बाद एक तेज लेकिन कान को चुभने वाली नहीं, एक जोरदार चीख आसमान में गूंजी और उसी समय एक बैंगनी रोशनी ने आरव और महिला को अपनी चपेट में ले लिया। बैंगनी मिंक के आते ही जो हुआ वह बहुत ही अजीब था। जैसे ही बैंगनी मिंक सामने आया, नाइटबर्ड्स का पूरा झुंड तुरंत रुक गया और उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि पीछे बहुत ज्यादा नाइटबर्ड्स थे और आगे वाले रुक गए थे, इसलिए पीछे वाले नाइटबर्ड्स आगे की ओर धक्का दे रहे थे, जबकि आगे वाले अपनी जगह पर डटे हुए थे। आरव और सफेद कपड़ों वाली महिला यह देखकर हक्के बक्के रह गए कि वे नाइटबर्ड्स आगे बढ़ने से डर रहे थे। चांदनी पत्थर की रोशनी के सहारे दोनों ने साफ तौर पर देखा कि आगे वाले नाइटबर्ड्स असल में कांप रहे थे, और वे ठीक उसी तरह थे जैसे कि उनके सामने लेटा हुआ भूरा भेड़िया कांप रहा था। भले ही वे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, फिर भी आरव और महिला के चारों ओर अंधीन अंधेरे की आड़ में लगातार नाइटबर्ड्स की परतें घिरती जा रही थीं, और अंत में ऐसा लग रहा था कि आरव और महिला को एक काली घंटी ने घेर लिया है। हरे रंग की अनगिनत आंखों को देखकर आरव के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि नाइटबर्ड्स की संख्या सचमुच बहुत ज्यादा थी। यह कहना सही होगा कि अगर उनकी गूढ़ ऊर्जा समाप्त नहीं हुई होती तो भी शायद वे इस खाई में मर जाते। दूसरी तरफ महिला आरव की तुलना में बेहतर स्थिति में थी। उसने नाइटबर्ड्स की ओर नहीं देखा, बल्कि उसकी नजर हवा में मौजूद बैंगनी मिंक पर थी, और उसकी भौहें आपस में कसकर जुड़ गई थीं। म्याऊ। जब बैंगनी मिंक ने देखा कि वे नाइटबर्ड्स न केवल रुके नहीं हैं बल्कि और भी आ रहे हैं, तो वह गुस्से में आ गया। उसने एक तेज चीख निकाली, जबकि उसके पूरे शरीर पर बैंगनी फर खड़े हो गए, और फिर उसके शरीर से एक अदृश्य दबाव फैल गया। इस दबाव को देखा तो नहीं जा सकता था, लेकिन आरव और महिला को यह बहुत अच्छी तरह महसूस हुआ। उन नाइटबर्ड्स ने भी इसे महसूस किया, खासकर आगे की पंक्ति में मौजूद नाइटबर्ड्स ने। वे अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने एक तीखी चीख निकाली और फिर पीछे मुड़कर अपने साथियों से टकरा गए। पीछे बहुत ज्यादा नाइटबर्ड्स थे, तो आगे की कुछ पंक्तियां तुरंत कैसे बाहर निकल सकती थीं? तो एक और अजीब नजारा सामने आया। सामने की पंक्तियों के अनगिनत नाइटबर्ड्स बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और वे असल में अपने ही साथियों पर हमला करने लगे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। ऐसा लग रहा था कि अगर वे यहाँ रुके तो उनके साथ कुछ बहुत ही भयानक होगा। जब जमीन पर मौजूद भूरे भेड़िए ने उन नाइटबर्ड्स को एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा, तो उसकी आंखों में नाइटबर्ड्स की बदकिस्मती देखकर खुशी की चमक आ गई।
इसके अलावा बैंगनी मिंक के सामने आने के बाद भूरा भेड़िया खड़ा हो गया था और उसका शरीर कांपना बंद हो गया था। जब उन्होंने देखा कि वे नाइटबर्ड्स एक दूसरे पर हमला करने लगे थे, तो आरव और महिला ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। इसके बाद दोनों की निगाहें हवा में मौजूद बैंगनी मिंक पर चली गईं। इस बैंगनी मिंक का आखिर क्या रहस्य है? यह असल में उन नाइटबर्ड्स को अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर कर सकता है। करीब 1 घंटे बाद नाइटबर्ड्स आखिरकार बिखर गए। हालांकि वे पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे, बल्कि वे आसमान में आ गए थे। अनगिनत हरे हरे जोड़े की आंखें एक विशाल और घनी तारामंडल की तरह लग रही थीं। जाहिर है उन्होंने आरव और महिला के दिमाग को खाने का इरादा नहीं छोड़ा था और वे बस अभी के लिए दूर रह रहे थे। जब छोटे प्राणी ने उन नाइटबर्ड्स को आसमान में देखा, तो वह वहां जाकर उन्हें और भगाने का इरादा कर रहा था। हालांकि आरव ने जल्दी से उसे रोक लिया। भले ही ये नाइटबर्ड्स छोटे प्राणी से बहुत डरते थे, लेकिन जब जानवर कोनों में घिर जाते हैं तो वे बेकाबू हो जाते हैं। इसलिए अगर छोटे प्राणी ने उन पर बहुत ज्यादा दबाव डाला, तो अगर वे पागल हो जाते तो उन सभी को अपनी जान यहीं छोड़नी पड़ती। जब आरव ने उसे रोका तो छोटा प्राणी थोड़ा लाचार हो गया। आखिर में उसने आसमान में मौजूद नाइटबर्ड्स को नफरत भरी नजर से देखा और फिर उसे लगा कि ये नीच जीव समझदार नहीं हैं। इसलिए उसने अपनी छोटी छोटी पंजा हिलाकर अपनी नाराजगी दिखाई। गुस्सा मत हो, आरव ने छोटे प्राणी को गले लगाया और उसके छोटे रोएदार सिर को सहलाते हुए कहा, धन्यवाद। वह दिल से बोल रहा था। छोटे प्राणी ने उसे 2 बार बचाया था। शुरुआत में उसने सोचा था कि छोटे प्राणी को सिर्फ भागना आता है और उसमें कोई और क्षमता नहीं है, लेकिन तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह गलत था। छोटे प्राणी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई और फिर वह आरव के कंधे पर आया और आरव के गाल पर अपना सिर रगड़ने लगा जैसे कि वे बहुत अच्छे दोस्त हों। आरव ने छोटे प्राणी को फिर से गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे साथी, अभी अंदर मत जाओ। बाहर ही रहो और उन्हें रोककर रखने में हमारी मदद करो। जैसे ही वह बोला, उसने अपने ऊपर इशारा किया। छोटे प्राणी ने उन हरी आंखों को ऊपर देखा और फिर उसने सिर हिलाया। जब आरव ने छोटे प्राणी को सिर हिलाते हुए देखा तो वह मुस्कुराया और फिर उसने पूछा, वे तुमसे इतना क्यों डरते हैं? उस दिन आरव बहुत चौंक गया था जब उसने भूरे भेड़िए को छोटे प्राणी से डरते हुए देखा था। हालांकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने सारे नाइटबर्ड्स भी छोटे प्राणी से इतने डरेंगे, और ऐसी स्थिति में जहां वे निश्चित रूप से जीत सकते थे, वे आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसके अलावा वे अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को मारने भी लगे थे। बैंगनी मिंक ने अपनी पलकें झपकाईं और ऐसा लगा कि वह जवाब देना नहीं जानता था। मैं सचमुच उत्सुक हूं। यह एक मिंक है, लेकिन मैंने ऐसा मिंक कभी नहीं देखा है। इसके अलावा डार्क बिस्ट्स के बारे में किसी भी रिकॉर्ड में इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। आरव भी थोड़ा हैरान था। छोटे प्राणी का रहस्य सचमुच बहुत गहरा था। हालांकि उसे इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि वैसे भी छोटा प्राणी अब उसका साथी था और वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहां तक इसके रहस्य की बात है, तो उसके पास मौजूद छोटा भंवर पहले से ही काफी रहस्यमय था। इसी बीच छोटे प्राणी ने अपनी छोटी पंजा आरव की ओर इशारा किया और फिर उसने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। क्या वहां कुछ है? आरव ने पूछा। छोटे प्राणी ने अपना छोटा सिर हिलाया और फिर से इशारा किया। तुम हमसे वहां जाने के लिए कह रहे हो? छोटे प्राणी ने सिर हिलाया। आरव बिना हिचके भेड़िए पर चढ़ गया
और फिर उसने महिला की ओर देखा। वह एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर आरव के पीछे चढ़ गई। आरव ने भूरे भेड़िए की पीठ थपथपाई और वह समझ गया कि वह क्या कहना चाहता था और तेजी से उत्तर की ओर भागा। भले ही वह नहीं जानता था कि छोटा प्राणी उन्हें उस दिशा में क्यों जाने के लिए कह रहा था, फिर भी आरव ने बिना शर्त उस पर विश्वास करना चुना, क्योंकि उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि छोटा प्राणी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा उत्तर या दक्षिण की ओर जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटे प्राणी के वहां मौजूद होने से भूरे भेड़िए ने कोई कसर नहीं छोड़ी और पहले से भी तेजी से भागा। इस वजह से आरव को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। हालांकि एक बात ऐसी थी जो उसे खुश नहीं कर पा रही थी, उसके ऊपर के नाइट बर्ड्स। वे नाइट बर्ड्स भी उनके साथ चलने लगे थे और उनकी गति बिल्कुल धीमी नहीं थी। तो जब आरव पीछे मुड़ा और एक नजर डाली तो उसकी आंखों में हरे रंग की एक विशाल चमक दिखाई दी। भूरे भेड़िए को तेजी से भगाने के अलावा आरव इस बारे में पूरी तरह से असहाय था, और यह ठीक था जब तक कि वे नाइट बर्ड्स नीचे नहीं आते और उन पर हमला नहीं करते। रात के दौरान भूरा भेड़िया 8 घंटे तक बिना रुके तेजी से भागा और वह रात से सुबह तक भागा, फिर भी उनके पैरों के नीचे हड्डियों का रास्ता था। हालांकि जब सुबह हुई तो उनके ऊपर मौजूद वे नाइट बर्ड्स पूरी तरह से गायब हो गए और इससे आरव ने राहत की सांस ली। 2 और घंटे तक भागने के बाद अचानक आगे एक रोशनी की किरण दिखाई दी। जब उसने रोशनी की इस किरण को देखा तो आरव के चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। चूंकि सूरज की रोशनी उस क्षेत्र को रोशन कर सकती थी, तो भले ही उन्होंने मौत की खाई को अभी तक छोड़ा नहीं था, फिर भी इसका मतलब यह था कि उनके पास मौत की खाई को छोड़ने की उम्मीद थी। आखिरकार जहां वे पहले थे वहां तो सूरज की रोशनी भी नहीं आ पाती थी। जब उसने रोशनी की उस किरण को देखा तो आरव के पीछे खड़ी सफेद कपड़ों वाली महिला के चेहरे पर भी एक दुर्लभ मुस्कान आ गई। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। वहां न हड्डियां थीं, न लाल धुआं था, बस नीला आकाश, सफेद बादल, सूरज और बादलों तक ऊंचे हरे भरे पहाड़ थे। हफ! आरव भेड़िए से कूदा और गहरी सांस ली। इन सब को देखकर उसे बहुत परिचित महसूस हुआ। छोटा जीव भी बहुत खुश था और कुछ ही पलों में वह दूर जा पहुंचा। आरव ने उसे रोका नहीं और अपनी मर्जी से जो मन आए वो करने दिया। सफेद कपड़ों वाली महिला ने चारों ओर देखा और जैसे जैसे वह देखती गई उसकी भौहें सिकुड़ती गईं। हालांकि इस जगह पर पहले की तरह लाल धुआं और हड्डियां नहीं थीं, पर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और ये पहाड़ बादलों तक ऊंचे थे। जिस जगह पर वे अभी खड़े थे वह किसी कड़ाही के तल जैसा लग रहा था। हम अभी भी मृत्यु खाई से बाहर नहीं निकले हैं, महिला ने धीमी आवाज में कहा। आरव चौंक गया और फिर उसने चारों ओर देखा और अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस किया। उसने देखा कि उसके शरीर में अभी भी गूढ़ ऊर्जा का एक अंश भी नहीं था और उसकी अभिव्यक्ति फिर से गंभीर हो गई। यह जगह थोड़ी अजीब है, सफेद कपड़ों वाली महिला ने धीमी आवाज में कहा। देखो, हमारे पीछे का धुआं यहाँ नहीं आ पा रहा है और यहाँ हड्डियां भी नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत शांति है, एकदम शांत। एक भी आवाज नहीं है। आरव की भौहें कसकर सिकुड़ गईं। जैसा कि महिला ने कहा था, उसने महसूस किया कि यह जगह थोड़ी अजीब थी। वे अभी भी खाई के तल पर थे, तो फिर इतना बड़ा फर्क क्यों था? यह बहुत ही असामान्य था। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? आरव ने महिला से पूछा। उसने कुछ देर गहराई से सोचा और कहा, नहीं। आरव ने अपनी आंखें घुमाईं और वह वास्तव में इस महिला से निशब्द हो गया था।
जब से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू किया था, तब से उसने इस जगह पर कूदने के अलावा उसे कोई विचार नहीं दिया था, और वह उसे अपनी मर्जी से करने दे रही थी। क्या वह इस बात से नहीं डरती कि मैं उसे बेच सकता हूं? स्वाश। इसी समय एक बैंगनी चमक चमकी, और फिर वह छोटा जीव उनके सामने प्रकट हुआ। उस छोटे जीव के सामने कई छोटे छोटे बैंगनी रंग के हल्के खोल थे, और उन खोलों के अंदर 10 से ज्यादा लाल फल थे। छोटे जीव ने उन छोटे हल्के खोलों को आरव की ओर इस तरह बढ़ाया जैसे वह कोई खजाना पेश कर रहा हो। छोटे जीव के इस काम से आरव का दिल पिघल गया, और उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर छोटे जीव के सिर को सहलाया। उसके बाद उसने फलों का ढेर लिया, और उसने उनमें से 2 महिला को दे दिए। महिला ने मना नहीं किया, और उसने उत्सुकता के साथ आरव और छोटे जीव को देखा। फल मुट्ठी के आकार के थे, चमकीले रंग के थे और मीठे थे। उनका स्वाद बहुत अच्छा था। आरव ने 2 फल एक ही बार में खा लिए, जबकि सफेद कपड़ों वाली महिला ने भी एक खाया। भूरे भेड़िए को भी कुछ खाने की इच्छा हुई, लेकिन जब छोटे जीव ने उसे घूरा तो उसने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर नीचे कर लिया और आरव की गोद में रखे फलों को देखना बंद कर दिया। छोटे जीव ने दूर की ओर इशारा किया, और ऐसा लग रहा था कि वह आरव को उस दिशा में जाने के लिए कह रहा था। आरव मुस्कुराया और बस आगे बढ़ने ही वाला था। अचानक वह अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़े हुए अपनी भौहों को सिकोड़ लेता है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर के अंदर एक आग की लपट पैदा हो गई हो, जिससे उसका पूरा शरीर तेजी से गर्म हो गया, और हद तो यह थी कि उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं। आरव मुड़कर महिला की ओर देखने लगा, और उसने देखा कि महिला के साथ भी कुछ अजीब हो रहा था। महिला का चेहरा डूबते सूरज की तरह लाल हो गया था, और यह बहुत ज्यादा लाल था। जब उसने महिला की हालत देखी तो आरव ने तुरंत अपने हाथ में रखे लाल फल को देखा, और फिर उसने छोटे जीव की ओर देखकर कहा, छोटे जीव, यह क्या है? जब उसने आरव की अजीब हालत देखी तो छोटे जीव ने पलकें झपकाईं और जल्दी से अपना छोटा सिर हिलाया। यह यूनियन फल है, और यह एक गूढ़ श्रेणी का फल है। उसी पल सफेद कपड़ों वाली महिला धीरे धीरे आरव की ओर चली, फिर भी अचानक उसके हाथ में एक तलवार आ गई। वह चलते हुए कह रही थी, डार्कबिस्ट इसे फल के रूप में खा सकते हैं, और यह उनकी गूढ़ ऊर्जा में सुधार करेगा। हालांकि अगर इंसान इस फल को खा ले तो यह उनकी सबसे आदिम इच्छाओं को जगा देगा, और अगर इन इच्छाओं को शांत नहीं किया जाता है तो इच्छाओं की लपटें उन्हें जलाकर मार डालेंगी। आरव ने अपने दिल में उठी लपटों को जबरदस्ती दबाया, फिर भी उसकी नजर महिला की ओर ही थी। उसने अपनी जीभ की नोक को काटा और अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश की, और फिर उसने सफेद कपड़ों वाली महिला को देखा जो हाथ में तलवार लिए उसकी ओर आ रही थी, और कहा, तुम क्या करने का इरादा रखती हो? महिला की नजरें धुंधली होती जा रही थीं। हालांकि वह आरव की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में थी, और उसका दिमाग अभी भी साफ था। लेकिन वह जानती थी कि वह लंबे समय तक शांत नहीं रह पाएगी। महिला ने गहरी सांस ली और आरव को देखते हुए कहा, तुम्हें मार डालूं और फिर खुद को मार डालूंगी। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सफेद कपड़ों वाली महिला ने कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसके हाथ में रखी तलवार से एक तलवार की गर्जना निकली, और उसके बाद वह उसके गोरे हाथ से निकलकर एक हरे रंग की रोशनी में बदल गई, जो सीधे आरव की ओर बढ़ गई। वह जानती थी कि जब से आरव ने यूनियन फल का सेवन किया था, तब अगर वह खुद को मार भी लेती तो आरव उसके मृत शरीर को नहीं छोड़ेगा। इसलिए खुद को मारने से पहले आरव को मारकर ही वह अपनी पवित्रता बनाए रख पाएगी। आरव अपने दिल में बहुत हैरान था।
उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह महिला वास्तव में उसे मारने के इरादे से उस पर हमला करेगी, और न ही उसने उम्मीद की थी कि यह महिला अपनी गूढ़ ऊर्जा के रुके होने पर भी उस हरी तलवार का उपयोग कर पाएगी। शुक्र है, सही समय पर एक भूरी परछाई तेजी से दौड़ी और तलवार को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि अगले ही पल हरी तलवार फिर से आरव की ओर बढ़ी। इस तलवार में खुद की एक आत्मा है। आरव अपने दिल में तब हैरान हो गया जब उसने तलवार को अपने आप हमला करते हुए देखा। यह तो किंवदंतियों की तलवार आत्मा है। तलवार आत्मा शब्द उन तलवारों को दर्शाता है जिनमें बुद्धि होती है और वे अपने स्वामी की रक्षा अपने आप कर पाती हैं। कुछ प्राकृतिक तलवार आत्माएं होती हैं, और इसका मतलब है कि तलवार की गुणवत्ता बहुत ज्यादा थी या उसे कोई खास संयोग मिला था जिससे उसे बुद्धि बनाने का मौका मिला। एक और प्रकार कृत्रिम तलवार आत्माएं थीं। इन कृत्रिम तलवार आत्माओं को तलवार के स्वामी द्वारा बनाया जाता था। तलवार संप्रदाय के केवल वे ही शिष्य जो आत्मोन्नति स्तर तक पहुंच गए थे अपनी तलवारों को अपने आत्मिक केंद्र में रखकर अपनी गूढ़ ऊर्जा से पोषण कर सकते थे, और एक लंबे समय के बाद तलवारों को बुद्धि बनाने और अपने स्वामी के दिल से जुड़ने का मौका मिलता था। बेशक कृत्रिम तलवार आत्माएं प्राकृतिक तलवार आत्माओं जितनी जबरदस्त नहीं थीं। प्राकृतिक तलवार आत्माएं अपना स्वामी खुद चुनती थीं, और उनकी बुद्धि मूल रूप से इंसानों से कम नहीं होती थी। दूसरी ओर कृत्रिम तलवार आत्माओं को उनके स्वामी द्वारा बनाया जाता था। हालांकि उनमें बुद्धि होती थी, अगर उन्हें कोई बहुत बड़ा संयोग नहीं मिलता तो उनके लिए सच्ची बुद्धि होना बिल्कुल असंभव था। अधिक से अधिक उनकी बुद्धि केवल साधारण तलवारों से थोड़ी ज्यादा होगी। संक्षेप में, चाहे वह प्राकृतिक तलवार आत्मा वाली तलवार हो या कृत्रिम तलवार आत्मा वाली, वे बहुत ही कीमती थीं। फिर भी अब आरव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे वास्तव में यहाँ एक कृत्रिम तलवार आत्मा वाली तलवार मिलेगी। ठीक उसी समय जब हरी तलवार उसकी ओर बढ़ी तो आरव के सामने एक बैंगनी रंग की रोशनी दिखाई दी और उसने उस हरी तलवार को रोक दिया। हालांकि तलवार ने आरव पर हमला करना नहीं छोड़ा, फिर भी बैंगनी मिंक और भूरे भेड़िए ने उसे जबरदस्ती रोक दिया। कुछ देर के लिए बैंगनी मिंक और भूरे भेड़िए ने हरी तलवार से लड़ाई की। आरव ने दो जानवरों और तलवार पर ध्यान नहीं दिया। इस समय उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आग से जल रहा हो, और वह बहुत गर्म था, जबकि उसकी चेतना और भी ज्यादा धुंधली हो गई थी। आखिर में उसकी नजर बगल में सफेद कपड़ों वाली महिला की ओर गई, और उसने देखा कि महिला की पानी भरी आंखें इस समय पूरी तरह से लाल हो गई थीं। इसके अलावा उसके कपड़े आंशिक रूप से उतर गए थे, जिससे त्वचा का एक बड़ा हिस्सा दिख रहा था। आरव बेहोशी में महिला की ओर चला और फिर उसने स्वाभाविक रूप से उसे गले लगा लिया और उसे चूमना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने आरव को देखा जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। सफेद कपड़ों वाली महिला की आंखों से धीरे धीरे दो पंक्तियां साफ तरल पदार्थ बहने लगा। उसके बाद उसकी आंखों में आखिरी झलक भी लाल रंग से ढक गई। इस समय आरव के दिमाग में एक ही विचार था जिसने अपनी सारी चेतना खो दी थी, शांत होना। उसे शांत होना ही था। महिला ने क्या कहा उसने बिल्कुल भी नहीं सुना था, और कुछ देर के लिए कपड़े चारों ओर उड़ गए जबकि शरीर एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। एक मोहक दृश्य चुपचाप यहाँ सामने आया। दुर्भाग्य से कोई भी ऐसा नहीं था जिसे ऐसे दिलकश नजारे का आनंद लेने का सौभाग्य मिला हो। इस समय मृत्यु पर्वत श्रृंखला के सामने दो बूढ़े आदमी जिनकी पीठ पर तलवारें थीं और जिन्होंने नीले और सफेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, खड़े थे। उनमें से दाढ़ी वाले सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने मृत्यु खाई को देखते हुए धीमी आवाज में कहा,
छोटे भाई नभजीत, क्या तुम्हें लगता है कि वह छोटी लड़की शैलाधर वास्तव में मृत्यु खाई में कूद गई है? क्या उस भूत संप्रदाय के शिष्य पर भरोसा किया जा सकता है? नभजीत नाम के बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई, भूत संप्रदाय के शिष्यों पर स्वाभाविक रूप से भरोसा नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस बार भूत संप्रदाय के वे दोनों शिष्य शायद झूठ नहीं बोल रहे थे और शैलाधर को वास्तव में मृत्यु खाई में कूद जाना चाहिए। अन्यथा जिसे ब्लैक ब्लड सील लगी हुई थी, वह निश्चित रूप से भूत संप्रदाय के हाथों में आ जाती। अगर वह भूत संप्रदाय के हाथों में आ जाती तो उसकी आत्मा की आत्मचेतना गायब हो जानी चाहिए थी। हालांकि उसकी आत्मचेतना गायब नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि शैलाधर अभी भी जीवित है। अगर शैलाधर अभी भी जीवित है तो वह निश्चित रूप से मृत्यु खाई में कूद गई है। अन्यथा जब उसकी गूढ़ ऊर्जा बंद हो तो उसके लिए भूत संप्रदाय के पीछा करने से बच निकलना असंभव होगा। भूत संप्रदाय, जब उसने इन दो शब्दों को सुना तो दाढ़ी वाले सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आंखों में भयानक जानलेवा इरादे दिखाई दिए। इसके अलावा उसके शरीर के भीतर से एक अदृश्य प्रभावशाली आभा तेजी से निकली, फिर भी यह जल्दी से बिखर गई। जब उसने बूढ़े आदमी की आंखों में जानलेवा इरादे देखे तो नभजीत ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, संप्रदाय के मालिक सम्राट स्तर में प्रवेश करने के लिए एकांत में अभ्यास कर रहे हैं। इस समय हम इस मामले से उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर मार्शल अंकल जुई दुनिया में घूम रहे हैं और संप्रदाय में नहीं हैं। तुम अब संप्रदाय के प्रभारी हो, इसलिए तुम बिल्कुल भी आवेग में काम नहीं कर सकते। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं भूत संप्रदाय पर हमला करने की हद तक आवेग में काम नहीं करूंगा। हालांकि भूत संप्रदाय के इतने सारे विशेषज्ञ वास्तव में महामाया पर्वत में दिखाई दिए हैं, तो वे निश्चित रूप से किसी तरह का रहस्य छुपा रहे हैं। नभजीत, तलवार संप्रदाय के तलवार रक्षक को सूचित करो और उनसे यहाँ 5 लोगों को भेजने के लिए कहो। तुम भूत संप्रदाय के शिष्यों को खोजने के लिए समूह का नेतृत्व करोगे। जिन्हें भी तुम पाओ उन्हें मार डालो। हाँ, नभजीत ने जवाब दिया और फिर कहा, वरिष्ठ भाई शैलाधर। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने आह भरी और कहा, अगर शैलाधर सच में मृत्यु खाई में कूद गई है तो हम कुछ भी करने में पूरी तरह से लाचार हैं। जब तक मार्शल अंकल जुई सामने नहीं आते, अन्यथा अगर हम नीचे भी जाते हैं तो हमारे जीवित रहने की बहुत ही कम उम्मीद होगी। जब वह यहाँ तक बोला तो सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर बात जारी रखी, या हम एक डार्कबिस्ट से मदद मांग सकते हैं। लेकिन डार्कबिस्ट इंसानों की मदद कैसे कर सकते हैं? यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र नहीं है। हमें अभी भी कोशिश करनी चाहिए, नभजीत ने धीमी आवाज में कहा। यह बात छोड़ो कि वह छोटी लड़की संप्रदाय के मालिक की बेटी है। उस छोटी लड़की की प्राकृतिक प्रतिभा भी हमें उसे बचाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं देती। उस छोटी लड़की की प्राकृतिक प्रतिभा के साथ भविष्य में मेरे तलवार संप्रदाय से निश्चित रूप से एक असाधारण विशेषज्ञ निकलेगा। इसके अलावा वह छोटी लड़की मेरे तलवार संप्रदाय की एकमात्र सदस्य है जिसने छिपे हुए ड्रैगन की सूची में अपना नाम छोड़ा है। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर गहराई से सोचा और फिर उसने मृत्यु पर्वत श्रृंखला को देखा और कहा, नभजीत, तुम भूत संप्रदाय के सदस्यों को खत्म करने के लिए समूह का नेतृत्व करो। मैं बाघश्रेष्ठ से मिलने जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसने अपने दाहिने हाथ को हिलाया और उसकी पीठ पर रखी तलवार एक हरे रंग की रोशनी में बदल गई जो उसके पैरों के नीचे उतर गई। उसके बाद उसका पूरा शरीर तलवार के साथ हरे रंग की रोशनी के एक अंश में बदल गया और वह तुरंत दूर गायब हो गया।
आरव को चक्कर आ रहा था और उसकी चेतना थोड़ी धुंधली थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया। एक लंबे समय के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह तुरंत दंग रह गया। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।